Hello friends, so today we'll discuss about Buddhism and here is the content for our today's lecture. पहले हम देखेंगे रीजंस फॉर द इमरजेंस ऑफ बुद्धिज्म, उसके बाद देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन जिसमें बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, माता पिता के नाम, ये सब चीज़ें। फिर हम देखेंगे डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म और फोर्थ में हम लोग देखेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल जो 4 हुए थे कहाँ कहाँ पे हुआ था। फिर वेरियस स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म जिसमें हीनायान, महायान स्कूल, ये सब चीज़ें आ जाती है। फिर देखेंगे कुछ मेन जो बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं वो सब। फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर रिलेटेड टू बुद्धिज्म जिसमें हम स्तूपा, पिलर, ये सब देखेंगे। फिर एट द एंड हम देखेंगे कि कॉजेज बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं रीजन फॉर द इमरजेंस ऑफ बुद्धिज्म। तो 600 BC में बुद्धिज्म का इमरजेंस होता है और उस समय जो हमारी पोस्ट वैदिक सोसाइटी जो होती है वो 4 वर्ना सिस्टम में डिवाइडेड होती है, जो कि बर्थ के बेसिस पे होता है। और सबसे टॉप लैडर पे होते हैं हमारे ब्राह्मण और इनका ये एज ए प्रीस्ट और टीचर काम कर रहे होते हैं और ये काफ़ी सारे गिफ्ट्स डिमांड करते हैं और इनको सेम क्राइम के लिए पनिशमेंट भी कम दिया जाता है। और सेकेंड पोजिशन में होते हैं हमारे क्षत्रिय, ये रूल करते हैं और गवर्नेंस करते हैं और ये इनका मेन काम होता है टैक्सेस कलेक्ट करना। और थर्ड में हमारे हैं वैश्य, ये ट्रेड एंड कॉमर्स को देखते हैं, एग्रीकल्चर को देखते हैं और ये टैक्स पेयर होते हैं। फोर्थ में हमारा सबसे एंड में आते हैं शूद्रस और ये जो होते हैं एज ए लेबरर काम करते हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर या फिर डोमेस्टिक में मदद करना। और इनमें से कुछ लोगों को एज ए अनटचेबल भी ट्रीट किया जाता है। तो इसकी वजह से वर्ना सिस्टम के वजह से चारों जो क्लासेस होती हैं इनमें कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है हमेशा। और स्पेशली इन ब्राह्मणों और क्षत्रियस में, जो क्योंकि क्षत्रिय जो होते हैं ब्राह्मणिकल डोमिनेशन को काफ़ी ज़्यादा अपोज करते हैं। और उसी समय शूद्र और वुमेन जो होते हैं उनको वैदिक स्टडीज़ के लिए अलो भी नहीं किया जाता है। तो इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेके आते हैं बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म वर्ना सिस्टम को अपोज करते हैं और फिर जो इनका जो संघ होता है सारे कास्ट के लिए और सारे जेंडर के लिए ओपन होता है। तो इसकी वजह से मासेस जो होते हैं इनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। सेकेंड रीज़न है हमारा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। उस समय क्या होता है कि इधर जो नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न एरिया जो होता है, बिहार, यूपी, उस साइड के एरियाज, उस समय उससे पहले यानी 600 BC से पहले वहाँ पे सिर्फ फॉरेस्ट होता है, कोई खेती नहीं होती है उधर। लेकिन जैसे ही जब आयरन टूल्स का डिस्कवरी हो जाता है तो वहाँ पे एग्रीकल्चरल शुरू होता है और महाजनपदस का इमरजेंस भी होता है, ह्यूमन पॉपुलेशन वहाँ पे हैबिटेशन शुरू होती है। लेकिन एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लोइंग करनी पड़ेगी और प्लोइंग के लिए एनिमल्स की ज़रूरत थी, बुलो कार्ट से सब चलाने के लिए। तो उस समय लेकिन प्रैक्टिस में क्या था कि आर्यंस जो थे रिचुअल्स के नाम पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स की सैक्रिफाइस करते थे और नॉन आर्यंस जो थे एनिमल्स को एज ए मीट यूज़ करते थे, खाते थे उनको। तो एग्रीकल्चरल में बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस हो रहा था। और फिर से साथ ही साथ ट्रेड एंड कॉमर्स के डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पीस होना चाहिए। लेकिन उस समय के रूलर्स जो थे आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे थे, तो वो ट्रेड एंड कॉमर्स में भी हिंड्रेंस था। तो इन दोनों को सॉल्व करते हुए बुद्धिज़्म की जो प्रीचिंग थी नॉन वायलेंस का था कि आपस में लड़ाई ही नहीं करना और एनिमल सेक्रीफाइस भी नहीं करनी है। तो इन दोनों को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं बुद्धिज़्म। नेक्स्ट रीज़न जो है वो है एक लॉ के ऊपर एक किताब होती है धर्मसूत्र, वो मनी लेंडिंग को, इंटरेस्ट पे मनी लेंडिंग को वो कंडेम करती है, यानी वो गलत मानती है। लेकिन जैसा हम सबको पता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स को अगर बूस्ट करना है तो मनी लेंडिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। तो बुद्धिज़्म जो होते हैं धर्मसूत्र के इस कॉन्सेप्ट को ही अपोज करते हैं। फिर फोर्थ है हमारा, जब वैदिक पीरियड था तो उस समय काइंड ऑफ इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, यानी प्रॉपर्टी सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। पोस्ट वैदिक पीरियड आते आते प्रॉपर्टी सिस्टम बहुत ज़्यादा शुरू होती है, उसकी वजह से सोशल इनइक्वालिटी हो जाती है और मासेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं। और एट द सेम टाइम बुद्धिस्ट जो आते हैं वो पूरी सिंपल लाइफ की बात करते हैं और वो अपने मॉन्क्स को भी प्रीच करते हैं कि जितनी डे की रिक्वायरमेंट है उतनी ही चीज़ें इकट्ठी करनी है। तो इस वजह से भी सिंपल लिविंग को के कारण अट्रैक्ट करती है मासेस को। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट बुद्धिज़्म की। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से इमर्ज होने वाली सबसे मेजर रिलीजन जो है वो बुद्धिज़्म है और ये स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुई है और ये वर्ल्ड वाइड 4th लार्जेस्ट रिलीजन है आफ्टर क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड हिंदुइज्म। और वर्ल्ड में 7% ऑफ द पॉपुलेशन के द्वारा ये फॉलो करा जाता है। और इंडिया में अराउंड 9 मिलियन पीपल, जो कि 0.7% है हमारी पॉपुलेशन के, वो लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, जो स्पेशली महाराष्ट्र में रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ ईस्टर्न और फिर ये ईस्टर्न एशियन नेशन जो भी फॉलो करते हैं बुद्धिज़्म को, ये सारी नेशंस जो है। और देन साथ में ये भी दिखा रहा है कि कौन कौन से स्कूल को फॉलो किया जाता है इन नेशंस में बुद्धिज़्म का। और इधर जो स्कूल्स है उसको हम डिटेल में थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे अभी।
फिर देखते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो होता है 563 बीसी में साक्या के क्षत्रिय फैमिली में होता है, नेपाल में लुम्बिनी नाम के प्लेस में। और इनकी माता का नाम था क्वीन माया और फादर इनके थे किंग सुद्धोधन। और फिर ये बचपन में इनका नाम होता है सिद्धार्थ। और ये तब तक एज ए प्रिंस ही रह रहे होते हैं राजमहल में। और एट द एज ऑफ 29 ये घर घर छोड़ के फिर जाते हैं, सच्चाई की ट्रूथ को फाइंड करने के लिए निकलते हैं। और फिर ये 6 ईयर तक वैंडर करते हैं, घूमते रहते हैं, तब जाके इनको 35 ईयर्स के एज में फाइनली एनलाइटनमेंट प्राप्त होता है, यानी निर्वाणा मिलता है इनको वहाँ बोध गया में पीपल ट्री के अंदर। और उसके बाद जो सिद्धार्थ है बुद्धा बन जाते हैं और बुद्ध यानी कि एनलाइटन वन हो जाते हैं। और फिर उसके बाद ही अपना फर्स्ट सरमन देते हैं। फर्स्ट सरमन यानी फर्स्ट बार अपनी शिक्षा देते हैं 5 डिसाइपल्स को सारनाथ में डियर पार्क में। और इस इवेंट को हम क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। साथ ही में इनके सिंबल्स को भी देख लेते हैं। जो इनका जो बर्थ होता है उसको सिंबलाइज किया जाता है बुल और लोटस फ्लावर से। और उनको जो एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था उसको बोधि ट्री से इंडिकेट किया जाता है, सिंबलाइज किया जाता है। और धर्म चक्र परिवर्तन को व्हील से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद बुद्धा की डेथ होती है 483 बीसी में, जब वो 80 ईयर्स ऑफ एज के होते हैं। वो होती है खुशीनगर यूपी में। और उस इवेंट को हम कहते हैं महापरिनिर्वाणा। और उसको स्तूपा से सिंबलाइज किया जाता है। फिर बुद्ध जो थे कंटेम्प्रेरी थे हरियांका डायनेस्टी के 2 रूलर किंग बिम्बिसार एंड किंग अजातशत्रु के। और बुद्ध ने कोसला एंड मगध किंगडम को विजिट करा था। फिर बुद्ध को 2 और नामों से भी जाना जाता है, वो है तथागाता एंड साक्य मुनि। फिर बुद्धिज्म में जो भी बुद्ध होते हैं यानी जिनको एनलाइटनमेंट प्राप्त होती है, तो गौतम बुद्ध से भी पहले 2 और लोग थे उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई थी। वो दोनों थे, एक दीपांकर और एक और है कसप्पा बुद्धा। और उनके लिटरेचर में ये भी लिखा गया है कि बाद में जब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब भी फ्यूचर में एक बुद्धा आएंगे जो कि एज ए सेवियर सेव करेंगे, मतलब बुद्धा अपने दूसरे फॉर्म में जन्म लेंगे और वो होंगे मैत्रेया। और उसके बाद हम देखेंगे डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म। तो जैसा हमने पीछे देखा बुद्धिस्ट मिशनरी जो थी सबके लिए ओपन थी, रिच हो चाहे पुअर हो, हाई हो या लो हो, मैन हो या वुमेन हो। और बुद्धिज्म जो है वो 3 ज्वेल्स को यानी त्रिरत्ना को मानते थे, एम्ब्रेस करते थे। पहला हो गया हमारा बुद्ध जो इनलाइटेंड वन है, और दूसरा हो गया हमारा धम्मा जो कि टीचिंग्स ऑफ बुद्धा को लिख के बारे में था उसमें। और थर्ड है हमारा संघा जो कि गौतम बुद्ध के द्वारा ही स्टार्ट करा गया था, जिसमें मोनास्टिक ऑर्डर है, यानी जो मॉन्क्स होंगे वो उसको फॉलो करेंगे। और ये फर्स्ट सरमन के बाद ही गौतम बुद्ध ने इनिशिएट करा था। फिर बुद्धिज्म जो है 4 मेजर नोबल ट्रूथ्स की बात करते हैं, जिसमें पहला है हमारा ट्रूथ ऑफ सफरिंग यानी दुख। और सेकंड जो होता है कि इन दुख का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है यानी समुदाय। और थर्ड में हमारा होता है इन दुख को हम कैसे सेसेशन कर सकते हैं, यानी इन दुखों को कैसे रोका जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। फिर फोर्थ है हमारा मार्गा, पाथ क्या है इन दुखों को ख़त्म करने का। फिर जो बुद्ध होते हैं वो बुद्धिज्म जो होता है वो ये कहते हैं कि जो लाइफ जो है पूरी तरह से सिर्फ डिज़ायर्स की वजह से ही हम लोग सफ़र कर रहे हैं, यानी कि लाइफ जो है फुल ऑफ सफरिंग है वो किस वजह से, डिज़ायर की वजह से। और इन डिज़ायर की वजह से ही पर्सन जो होता है एंडलेस साइकिल में इस संसार में फंसा रह जाता है। डेट इज बर्थ होना, दुख होना, फिर मर जाना, और फिर अगेन बर्थ होना, दुख होना, और फिर मरना। ये एंडलेस साइकिल है जिसमें फंस जाता है ह्यूमन बीइंग बिकॉज ऑफ हिज डिज़ायर। और उनका कहना था कि हम इन डिज़ायर्स को कंक्वायर कर सकते हैं और हमें निर्वाणा मिल सकता है, और वो जो है ह्यूमन को फ्री कर देगा इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से। फिर वो ह्यूमन सफरिंग को एलिमिनेट करने के लिए 8 फोल्ड पाथ को रिकमेंड करते हैं, यानी अष्टांगिका मार्ग को रिकमेंड करते हैं। और जिसमें पहला होता है हमारा राइट ऑब्जर्वेशन, यानी कि हमें सुपरस्टिशंस को अवॉइड करना है और राइट अंडरस्टैंडिंग को कल्टिवेट करना है। फिर है सेकेंड हमारा राइट डिटर्मिनेशन, यानी किसी भी चीज़ के लिए थोरोली डिटरमाइंड होना। फिर राइट स्पीच, यानी कि हमें काइंडफुल ट्रूथफुल बोलना है और सही बोलना है। फिर हमारा राइट एक्शन, यानी कि ऑनेस्टी के साथ पीसफुल और राइट एक्शंस लेने हैं हमें। राइट लाइवलीहुड हो जिससे कि किसी और बीइंग को हार्म ना हो उससे। फिर
राइट एक्सरसाइज, यानी कि हमें राइट जगह पे एफर्ट लगाना है और फिर सेल्फ कंट्रोल को कल्टीवेट करना है। राइट मेमोरी, यानी हमारे जो थॉट्स हैं वो राइट होने चाहिए। और फिर राइट मेडिटेशन करके हमें अपने मीनिंग ऑफ लाइफ पे कंसंट्रेट करना है। फिर बुद्धा ने अपने फॉलोवर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था, दैट इज वो है प्रॉपर्टीज, दूसरों के प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई नहीं करना, फिर वायलेंस कमिट नहीं करना, इंटॉक्सिकेंट्स को यूज़ नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, और फिर करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज नहीं होना है। और बुद्धा का ये भी कहना था कि एक्सेस ऑफ लग्जरी या फिर ऑस्टेरिटी, यानी बहुत ज़्यादा आराम और बहुत ज़्यादा साधु संत बनना, दोनों ही सही नहीं है। और इन्होंने मध्यम मार्ग यानी मिडिल पाथ को फॉलो करने के लिए बोला था। और बुद्धिज्म जो है वो उन्होंने ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदा को रिजेक्ट किया था, कि वेदा ही सच है, सब कुछ वेदा ही है, इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने रिजेक्ट करा था। और फिर जो एग्जिस्टेंस ऑफ सोल यानी आत्मा का एग्जिस्टेंस है, उस कॉन्सेप्ट को भी बुद्धिज्म ने रिजेक्ट किया था। उसके बाद हम 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स को डिस्कस करेंगे। बुद्धा की डेथ होने के बाद उनके टीचिंग्स को 3 पिताका में कंपाइल करा गया है, क्योंकि उससे पहले तो उनकी टीचिंग्स मॉन्क्स के द्वारा ही उनसे उनके मॉन्क्स और ऐसे ऐसे ही आगे जनरेशन तक जा रही थी। फिर नीड आया कि उनके टीचिंग्स को कंपाइल किया जाए, तो उसके लिए फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। और ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा ये पीसीएस के क्वेश्चंस या फिर ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है हमारा कहाँ हुआ था, 483 बीसी में राजगीर में हुआ था। और उसके चेयरमैन कौन थे, महाकश्यपा। और उसको पेट्रनाइज करा था किंग अजात शत्रु ने। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, विनय पिताका एंड सुत्ता पिताका को कंपाइल किया गया। फिर सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है हमारा 383 बीसी में, और वो होता है वैशाली में। और उसके चेयरमैन होते हैं सबकामी। और पेट्रनाइज करा था किंग कलशोका ने। और इसमें कोई ऐसा रिजल्ट नहीं निकलता है, क्योंकि जो भी कंट्रोवर्सी होती है ना विनय पिताका को लेके, उसको इसमें सॉल्व आउट करा जाता है, तो कुछ नया नहीं इमर्ज होता है इसमें। फिर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है हमारी 250 बीसी में, जो कि पाटलिपुत्रा में होता है। और इसके चेयरमैन थे मोगलीपुट्टा तीसरा। और ये होता है पेट्रनाइज कराया जाता है अशोका के द्वारा। और इसमें अभिधम्म पिताका कंपाइल किया जाता है। और ये पिताका हम लोग लिटरेचर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली इसमें है क्या, अभी बस हम ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। फिर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, जो कि 72 एडी में होता है कश्मीर में। और इसके चेयरमैन होते हैं वसुमित्र। और पेट्रनाइज करा था किंग कनिष्क ने। और यहाँ पे रिजल्ट क्या होता है कि बुद्धिज्म जो है हीनायाना और महायाना स्कूल में डिवाइड हो जाती है। अब हम देखेंगे वेरियस स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म, जिसमें कि पहला आता है हमारा हीनायाना बुद्धिज्म। तो हीनायाना बुद्धिज्म जो होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स होते हैं, और वो बुद्धा के ओरिजिनल टीचिंग्स को ही प्रीच करते हैं। और ये बुद्धा के आइडल और इमेज वर्शिप पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं। और फिर ये जो है, इनका विश्वास होता है कि इंडिविजुअल सैल्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन से ही आ सकता है। और निर्वाणा यानी एनलाइटनमेंट ही इनका अल्टीमेट गोल होता है। और फिर ये पाली लैंग्वेज को यूज़ करते हैं मासेस को रीच करने के लिए। और इनको पेटर्नाइज किया जाता है किंग अशोका के द्वारा, जिन्होंने इसको बुद्धिज्म को सेंट्रल एशिया और फिर वेस्ट एशिया श्रीलंका में इसको स्प्रेड करते हैं। और हीनयाना बुद्धिज्म इसके ओरिजिनल फॉर्म में ऑलमोस्ट अभी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रिक्ट था। फिर सेकंड है हमारा महायाना बुद्धिज्म। तो महायाना स्कूल जो था काफ़ी ज़्यादा लिबरल था। और फिर ये बुद्ध को भगवान की तरह मानते थे, उनको हेवनलीनेस की तरह विश्वास करते थे उस पर। और फिर इनके एक बोधिसत्व का भी कॉन्सेप्ट था, जो कि बुद्धा नेचर को एम्बॉडी करता है। और फिर ये इनका अल्टीमेट गोल जो होता है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होता है। और अगर बात करें बोधिसत्व होता क्या है, तो बोधिसत्व एक कॉन्सेप्ट है महायाना बुद्धिज्म में, जो कि ये कहता है कि इसमें जो बुद्धा के जो फॉलोवर होते हैं वो एनलाइटनमेंट खुद तो प्राप्त कर चुके होते हैं, लेकिन वो अपने लाइफ को एंड नहीं करते हैं। और वो अपने आप को इधर रख के जो अदर ह्यूमन बीइंग है उनको यूनिवर्सल लिबरेशन में, उनको लिबरेट करने में उनकी मदद करते हैं, ताकि दूसरों की सफरिंग खत्म हो सके। और ये महायाना स्कूल जो होती है, ये आइडल और इमेज वर्शिप में विश्वास रखती है। और फिर ये संस्कृत लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। फिर इनके जो मेन पेट्रनाइजर थे किंग कनिष्क होते हैं। फिर ये ऑलमोस्ट जो वर्ल्ड वाइड जो फॉलो हो रही है ना अभी बुद्धिज़्म, जो काफ़ी ज़्यादा, वो महायाना बुद्धिस्ट के ही फॉलोअर्स हैं।
फिर थर्ड स्कूल है हमारा थेरावादा बुद्धिज्म, और इसमें भी जो बुद्धा के जो फॉलोवर होते हैं वो ओरिजिनल प्रीचिंग को ही फॉलो करने की बात करते हैं, और इनका अल्टीमेट गोल जो होता है क्लेशा को खत्म करना। अब बात करें क्लेशा क्या होता है, तो क्लेशेस आर स्टेट ऑफ माइंड जिसमें जो कि इंटरनल बैटल होता है, जैसे कि एंजाइटी होती है, फियर होता है, एंगर, जेलसी, डिजायर, इन सबको खत्म करना है, डिप्रेशन, इन सबको खत्म करना है। और इनकी भी जो मेन लैंग्वेज होती है वे ये पाली लैंग्वेज में प्रीच। फिर फोर्थ स्कूल आता है हमारा वज्रायना। तो ये स्कूल जो होता है काफ़ी ज़्यादा हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस्ड होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो ये जिन कोर्ट्स में डेवलप हुआ था उसको उन रॉयल कोर्ट्स जो थी दोनों को स्पॉन्सर करती थी, बुद्धिज्म और शैविज्म, इस वजह से। और इनके जो मेन डायटी हैं वो है तारा, ये है तारा डायटी। और फिर इनकी इनकी जो टीचिंग्स है ब्राह्मणिकल रिचुअल्स और बुद्धिस्ट फिलॉसफी दोनों का कॉम्बिनेशन है। और फिर ये तंत्रा मंत्रा और यंत्रा में विश्वास रखते हैं ताकि वो इजीली बुद्धाहुद को प्राप्त कर सकें। उसके बाद हम देखेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। और बुद्धिस्ट लिटरेचर को कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल वर्क्स में डिवाइड किया गया है। और कैनोनिकल लिटरेचर का बेस्ट एग्जांपल है हमारा त्रिपिटका। और त्रिपिटका यानी बास्केट्स ऑफ नॉलेज, और उसमें पहला है हमारा विनय पिटका। तो विनय पिटका में क्या होता है कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे उनको क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है उसको कवर करती है विनय पिटका। सुत्त पिटका जो है वो है बुद्धा के डायलॉग्स और स्पीचेस को कंटेन करती है, जो कि बुद्धा जो बताते हैं कि मोरालिटी क्या है, राइटियस धर्मा क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में वो डील करती है। और अभिधम्म पिटका जो है वो फिलॉसफी मेटाफिजिक्स के बारे में डिस्कशन करती है, और वो एथिक्स, साथ ही में एथिक्स, साइकोलॉजी, इन सब चीज़ों को भी डिस्कस करती है। नेक्स्ट है हमारा नॉन कैनोनिकल लिटरेचर। तो इसका एग्जांपल आता है हमारा पहला जातकास। तो जातकास क्या होता है, तो बुद्ध जो होते हैं उनको बुद्ध के फॉर्म में जन्म होने से पहले उनकी 550 प्रीवियस बर्थ्स होती है, और हर एक बर्थ से हर एक इवेंट पे कुछ कुछ स्टोरीज है। उन सारे स्टोरीज को कंपाइल किया गया है जातकास में। और साथ ही में जो बोधिसत्व थे, जो जो बुद्धा के पहले कुछ बोधिसत्व थे और कुछ उनके बाद जो बोधिसत्व, उन सबके स्टोरीज को कंपाइल किया गया है जातकास में। फिर सेकेंड है बुद्ध चरिता, जो कि अश्वघोषा के द्वारा लिखा गया है संस्कृत में, और ये जातकास जो है वो पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। और फिर थर्ड है हमारा विशुद्धि मार्ग, जो कि थेरावादा स्कूल में एक कॉन्सेप्ट होता है, 7 स्टेजेस ऑफ प्यूरिफिकेशन को फॉलो करना होता है उनको को सैल्वेशन पाने के लिए। और उसी को कंपाइल किया गया है विशुद्धि मार्ग बुक में, जिसको लिखा है बुद्ध घोषा ने। फिर फोर्थ है हमारा मिलिंडा पन्हो और नागासेना के द्वारा लिखा गया था। और इसमें क्या होता है, किंग मियांडर जो होते हैं क्वेश्चंस पूछते हैं नागासेना से, और वो उनको जवाब देते हैं पूरी सारे क्वेश्चंस के, और उन क्वेश्चन आंसर्स को ही कंपाइल किया गया है मिलिंडा पन्हो में। देन आता है हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर रिलेटेड टू बुद्धिज्म। तो इनको डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में। पहला आता है पिलर, स्तूपा, एंड देन केव, और लास्ट में स्कल्पचर। और अशोका ने मेनली पेटर्नाइज किया था बुद्धिस्ट श्रमण ट्रेडिशन को 3rd सेंचुरी बीसी में। तो पहले हम बात करते हैं पिलर्स की। तो पिलर्स को अशोका के रेन में बनवाया गया था, और उस पर इंस्क्रिप्शन लिखवाया गया था जब भी इनकी विक्ट्री होती थी अशोका की बैटल में, उसको कोमेमोरेट करने के लिए, या फिर उनके राजदरबार की कोई सरमन होती थी उसको प्रोपेगेट करवाने के लिए उस पर इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे ये पिलर्स पे। पिलर्स जो होती है चुनार सैंडस्टोन से बनी होती है, और ये शाफ्ट और कैपिटल इंक्लूड होती है। उस पिक्चर में इजीली समझ में आएगा। तो ये जो नीचे वाली पोर्शन है ना, इसे हम शाफ्ट कहते हैं, और ये ऊपर वाली फुल पोर्शन को कैपिटल कहेंगे यहाँ तक। और ये शाफ्ट जो होती है मोनोलिथिक यानी सिंगल स्टोन से बनी होती है, और इसके ऊपर है हमारा ये लोटस या फिर बेल शेप्ड एक स्ट्रक्चर बना होता है। और इसके ऊपर जो ये वाली ये गोल सी या फिर सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर जो होती है उसे हम अबैकस कहते हैं। और इसके ऊपर हमारा एनिमल का हेड होता है, और इसके भी ऊपर एक है हमारा व्हील, जो कि इस पिक्चर में अच्छे से दिख रहा है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है हमारा जो सारनाथ पिलर जो पाया गया है वाराणसी के पास, और जहाँ से हमारा नेशनल एम्बलम लिया गया है। और हमारा नेशनल एम्बलम जो है सिर्फ इतना पोर्शन को लिया गया है। तो ये जो अबैकस है इसमें 4 एनिमल्स होती है एक के बाद एक, जो कि व्हील ऑफ एटर्निटी को इंडिकेट करती है, यानी एक के बाद एक वो फॉलो कर रहे हैं, जो कि कभी खत्म ना होगा वो इंडिकेट करती है। और चारों एनिमल्स कौन कौन से हैं उसकी अगर हम बात करें तो पहले है हमारा एलिफेंट। तो एलिफेंट क्या होता है कि जब गौतम बुद्ध का जो बर्थ होने वाला होता है उस समय उनकी जो मदर माया एक ड्रीम देखती है जिसमें एलिफेंट जो होता है उनके में एंटर कर रहा होता है। ये काफ़ी सारे आर्किटेक्चर में दिखाया गया है, तो उसको इंडिकेट करता है ये एलिफेंट।
फिर है बुल, बुल जो है उनकी राशिफल टॉरस जो होती है उसको दिखाती है, यानी वो बुद्धा की जो बर्थ होती है उसको इंडिकेट करता है। फिर थर्ड हॉर्स जो है, जब बुद्धा जो एज ए प्रिंस थे, जब उन्होंने सच की फाइंड आउट करने के लिए जो घर को छोड़ के जब गए थे, तो इस हॉर्स को उन्होंने यूज करा था। फिर ये लायन जो है फोर्थ एनिमल, वो उनके एनलाइटनमेंट जो हुई थी पहली बार उसको दिखाता है। फिर अबैकस के नीचे वर्ड लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही जीत होती है, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है और ये लिया गया था मुंडका उपनिषद से। और 4 लायंस जो हैं वो चारों ओर धम्मा को स्प्रेड कर रहे हैं, बुद्धा के धम्मा को वो इंडिकेट करता है। और ये पूरी पिलर जो है उनकी बुद्ध की फर्स्ट सरमन को, उन्होंने जो फर्स्ट लेक्चर दिया था सारनाथ में, धर्म चक्र परिवर्तन, उसको वो कोमेमोरेट करती है वो। फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्तूपा। तो स्तूपा क्या होता है कि बरियल माउंड होता है, यानी किसी की जब डेथ हो जाती है तो उनकी जो चीजें बची खुची होती है या फिर उनकी जो एशेस होती है डेड की, उन सबको बरी किया जाता है वहां पे, उसके ऊपर स्तूपा बनाया जाता था। तो बुद्ध की जब डेथ हुआ था बुद्धा का, तो उनके बाद 9 स्तूपा को इरेक्ट करवाया गया था, जिसमें 8 में उनकी एशेस रखी गई थी और 9th में उनकी जिस पॉट में एशेस रखा हुआ था उसको बरी किया गया है और स्तूपा बनाया गया था। तो ये स्तूपा जो होता है कुछ ऐसा दिखता है, इसका एग्जांपल है सांची स्तूपा जो मध्य प्रदेश में है वो। और इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो जो मेन स्ट्रक्चर होते हैं गोल सा जो है, ये राउंड सा जो मेन जो कोर स्ट्रक्चर है, अंदर से ये कच्ची ईंट से बना होता है, उसके ऊपर एक पक्की ईंट से लेयर बनाया जाता है, उसके ऊपर प्लास्टर लगाया गया है। तो ये मेन स्ट्रक्चर जहाँ पे रेलिक्स रखा गया है उसको हम अंडा बोलते हैं। उसके ऊपर जो है हर्मिका हो गया और उसके ऊपर ये टॉप में जो है वो छतरा हो गया। और इसके बाद जो होता है सांची स्तूपा में 2 एम्बुलेटरी पैसेज बनाए गए हैं, यानी प्रदक्षिणा पथ है जिसको डिवोटी राउंड करने के लिए एज ए सिंबल ऑफ वर्शिप गेस्चर यूज करते हैं डिवोटीज, उसको बनाया गया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और इसके बाउंड्री में इनक्लोजर वॉल होगा एक, मतलब जो स्तूपा होगा उसके बाहर। और ये जो बाहर में इनक्लोजर वॉल है, यानी कि जो बाउंड्री है, उस उसमें 4 गेट होंगे जिसे तोराना कहा जाता है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में 4 गेट्स होंगे। ये बहुत अच्छे से काफी डेकोरेटेड वे में बनाया गया है और इसमें जतका स्टोरीज को कंपाइल किया गया था। और ये फर्स्ट एम्बुलेटरी पैसेज वे जो होगा वहां पे जो ये इस टाइप के जो बनाए जाएंगे उसे हम मेधी कहते हैं। और जो सांची स्तूप है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और वहां पे बुद्ध को सिंबॉलिकली प्रेजेंट किया गया है, उनकी थ्रोन, उनके फीट और छत्रा के थ्रू। कोई उनका आइडल नहीं है वहां पे, कोई इमेज नहीं है वहां पे। और तोराना ये समय जैसा मैंने पीछे बताया उनके लाइफ्स को और फिर जतका स्टोरी को कंपाइल। फिर नेक्स्ट बात करते हैं केव्स की। तो केव्स जो है 3 पीरियड में डेवलप हुआ था। तो पहली पीरियड है हमारी मौर्यन पीरियड। तो मौर्यन पीरियड में क्या होता है कि केव्स जो होती है, केव्स यानी जो पत्थर के जो पहाड़ होते हैं उसको काट के गुफा बनाया जाता है। तो उन गुफाओं को मौर्यन पीरियड के समय में ऐसे विहारा यूज किया जाता था। विहारा यानी लिविंग क्वार्टर, रहने के लिए मॉन्क्स उसको इस्तेमाल करते थे। फिर पोस्ट मौर्यन पीरियड में रॉक कट केव्स को दोनों के लिए यूज किया जाता है, विहारा और चैत्या। तो विहारा तो हमने देखा लिविंग क्वार्टर, और चैत्या यानी उसको प्रेयर हॉल की तरह यूज करते थे वहां पे पूजा करने के लिए, सब के लिए। एग्जांपल है अजंता केव एंड कार्ले चैत्या हॉल। तो ये हो गया हमारा प्रेयर हॉल और ये हो गया हमारा लिविंग क्वार्टर। फिर गुप्ता पीरियड में आर्किटेक्चर तो सेम रहता है, आर्किटेक्चर यानी बिल्डिंग्स जो होती है वो तो सेम रह जाती है। एक एडेड फीचर क्या हो जाता है कि उसमें मुराल पेंटिंग्स को ऐड किया जाता है। तो उसका बेस्ट एग्जांपल है अजंता एंड एलोरा केव्स। तो जो अजंता केव्स की अगर बात करें तो उसमें 29 सीरीज ऑफ केव्स हैं, और जिसमें कि 25 जो हमारा विहारा है और 4 चैत्या है, और ये 200 BC से 650 AD के बीच में बनाया गया था। इसको पेट्रोनाइज किया था वाकाटका किंग हरिसेना ने। और यहाँ पे जो पेंटिंग है दोनों हीनायान और महायान दोनों फेस को इंडिकेट करती है, थीम्ड है। और फिर नेक्स्ट हमारी है एलोरा केव्स। तो वो जो है ग्रुप ऑफ 34 केव्स है, जिसमें कुछ बुद्धिस्ट के, कुछ ब्राह्मण, कुछ जैन केव को इंडिकेट करता है। और ये जो है अजंता केव्स के बाद बनी है 5th to 11th सेंचुरी AD में। और इसको डेवलप करवाया गया था वेरियस गिल्ड्स, जो भी कॉमर्स और ट्रेड के प्रोमोटर थे उन्होंने बनवाया था। और हिंदू और बुद्धिस्ट केव्स को मेनली पेट्रनाइज किया था राष्ट्रकूट किंग्स ने, और जैन केव्स को यादव डायनेस्टी ने। उसके बाद हम बात करेंगे स्कल्पचर्स की। तो पहली मौर्यन पीरियड में स्कल्पचर जो था उसको स्तूपस को डेकोरेट करने के लिए यूज किया जाता था। और उस समय की फेमस मूर्तियां थी यक्षा एंड यक्षी।
जो कि हिंदुइज्म और जैनिज्म में भी यूज़ किया जाता है। तो यक्षा जो मेन यक्षिनी है, एक दीदारगंज पटना में एक मूर्ति है, उसको ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो कुछ ऐसा दिखता है यक्षिनी। और फिर सेकेंड है हमारा पोस्ट मॉडर्न पीरियड में क्या होता है, मूर्तियों को स्कल्पचर 3 फॉर्म में डिवाइड होता है। और पहला हमारा गांधारा, मथुरा एंड अमरावती, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में इनके डिफरेंसेस देखेंगे। तो पहला हमारा जो गांधारा स्कूल है उस पर इन्फ्लुएंस होता है ग्रीक और हेलेंसिक का, इसलिए इसे इंडो ग्रीक आर्ट भी कहते हैं। और मथुरा स्कूल जो है इंडिजिनसली डेवलप हुआ है, और अमरावती स्कूल जो है वो भी इंडिजिनसली डेवलप हुआ है। फिर हम बात करें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से यूज़ किए गए हैं, तो गांधारा स्कूल में ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन का यूज़ किया गया और मड स्टूको का, और मथुरा स्कूल में रेड सैंडस्टोन, और अमरावती स्कूल में व्हाइट मार्बल का यूज़ किया गया है। रिलीजियस इन्फ्लुएंस इनका ग्रेको रोमन का इन्फ्लुएंस है, और मथुरा स्कूल में हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म सबका इन्फ्लुएंस है, और अमरावती स्कूल में सिर्फ बुद्धिस्ट का इन्फ्लुएंस है। पेट्रोनेज किन्होंने किया था, तो गांधारा स्कूल को कुशान ने किया है, मथुरा को भी कुशाना ने किया था, और अमरावती को सातवाहना ने किया था। और ये गांधारा स्कूल जो हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में डेवलप हुआ था, मथुरा स्कूल मथुरा में, और फिर सातवाहना स्कूल कृष्णा गोदावरी के लोअर वैली में। अब बात करें कि बुद्धा दिखते कैसे थे, उनके फीचर कैसे थे, तो गांधारा स्कूल में वो बहुत स्पिरिचुअल स्टेट में है, ध्यान के मुद्रा में, और उनके जो हेयर है काफ़ी ज़्यादा करली है, कुछ इस तरह से आप देखो, ये ध्यान के मुद्रा में इनके आँख जो है हाफ क्लोज्ड होता है, मेडिटेशन पोज में है। और फिर ये इसमें जो ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ना, इसमें उधर के जो एक्मेनियन, पार्थियन और बैक्ट्रियन की जो स्कल्पचर बनाए जाते थे, उन सबकी ट्रेड को असिमिलेट करके बनाया गया है इस बार इनके गांधारा के बुद्धा को। फिर मथुरा बुद्धा की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिलाइटेड मूड में है, और वो स्माइलिंग फेस है, और वो पद्मासन में बैठे हुए हैं। और फिर इनके स्ट्रक्चर के ऊपर 2 बोधिसत्वा हैं, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनको वज्रापानी और पद्मापानी कहते हैं। और थर्ड है हमारा अमरावती, तो अमरावती की मेन फीचर जो है उसमें ये होता है कि उसमें कोई भी बुद्धा के डायरेक्ट आइडल को नहीं यूज़ किया गया है, उसमें नैरेटिव आर्ट को यूज़ करके उनकी जो जतका टेल्स थी या फिर उनका जो प्रीवियस बर्थ था उसको इंडिकेट किया गया, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हम 2 यूनिवर्सिटी की बात करेंगे जिन्होंने बुद्धिज्म को प्रीच करा था। पहला नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसको बिल्ड किया गया था कुमारगुप्ता के द्वारा, और यहाँ पे मेनली महायाना सेक्ट बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, और ये अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। सेकेंड हमारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो कि धर्मपाला रूलर ने बनवाया था, और ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में प्रेजेंट है। फिर हम कुछ मेन बोधिसत्वा की बात करेंगे बुद्धिज्म में, जैसा हमने पीछे देखा था बोधिसत्वा क्या होता है। फिर उसमें जो मेन बोधिसत्वा हैं, अवलोकितेश्वरा, जो उधर मथुरा आर्ट में ऊपर भी प्रेजेंट थे, पद्मा पानी, इन्होंने हाथ में लोटस पकड़ रखा है, और ये बुद्धा के कंपैशन को इंडिकेट करते हैं। और ये कहना है कि वर्ल्ड में जब फिर से बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ जाएगी तब ये आएंगे, बुद्धा फिर से बर्थ होगा उनका, और उनकी मदद करने आएंगे। फिर सेकेंड है हमारे वज्रापानी, तो ये हाथ में वज्रा यानी वेपन को होल्ड किए हुए हैं, और ये बुद्धा के पावर को इंडिकेट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। थर्ड है हमारा मंजूश्री, और मंजूश्री जो है बुद्धा के विजडम को इंडिकेट करते हैं, और ये सब इन तीनों की पेंटिंग्स जो है अजंता केव्स में प्रेजेंट किया गया है एज ए प्रोटेक्टिव डायटीज अराउंड बुद्धा। फिर लास्ट है हमारा डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म की वजह क्या क्या था, तो 12th सेंचुरी आते आते क्या होता है कि बुद्धिज्म ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो जाती है, स्पेशली इंडिया में। और वो क्यों होता है, क्योंकि जो इनिशियली उन्होंने जिस रिचुअल्स और सेरेमनीज को अपोज किया था और जिसकी वजह से इनकी एमर्जेंस हुई थी, उन्हीं चीज़ों को ये खुद ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं, जो इन्होंने पाली लैंग्वेज जो यूज़ करा था, जैसे हमने देखा कि स्टार्ट करा था उन्होंने, इसलिए हीनायान जो है पाली में सब कुछ प्रीचिंग करती थी, जो कि पीपल का लैंग्वेज था। लेकिन बाद में आते आते ये संस्कृत शुरू कर देते हैं, जो कि इंटेलेक्चुअल्स का लैंग्वेज था, जिसकी वजह से वो मेन स्ट्रीम पीपल से कट ऑफ हो जाता है। फिर इन्होंने स्टार्टिंग में आइडल वर्शिप को डिनाउंस किया था, और फिर यही आइडल वर्शिप की पूजा करना शुरू कर देते हैं। फिर ये सिंपल लिविंग की बात करते थे, और ये डिवोटीज और रूलर्स से ही ऑफरिंग्स लेना शुरू कर दिए। फिर रूलर्स लाइक जो पुष्यमित्र शुंगा हैं कुछ, फिर ह्यूना के किंग मिहिरकुला, जो इन्होंने लार्ज स्केल पर बुद्धिस्ट का परसिक्यूट किया था। फिर 12th सेंचुरी आते आते सेवाइट और वैष्णवाइट रिलीजन का इमर्जेंस होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा अपोज करते हैं बुद्धिज़्म की। तो यही कुछ वजह बुद्धिज़्म का एंड होने का। फिर इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।